बांग्लादेश में अब बहुत कुछ बदल गया है। शेख हसीना की भारत में मौजूदगी ने भी बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में जटिलताएं पैदा कर दी है। 17 नवंबर को बांग्लादेश के इस फैसले पर अब विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इस फैसले से पहले बीबीसी को एक इंटरव्यू में शेख हसीना ने साफ कहा था, मैं ये दावा करती हूँ कि ट्रायल पूर्व निर्धारित फैसले की ओर जा रहा है। ये एक कंगारू कोर्ट का नाटक है जो मेरे राजनीतिक विरोधियों द्वारा नियंत्रित है। शेख हसीना ने कहा था, मैं सभी आरोपों को स्पष्टतः नकारती हूँ। न तो मैंने और न ही अन्य राजनीतिक नेताओं ने निहत्थे नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश दिया। विश्लेषक मानते हैं शेख हसीना को सुनाई गई सजा भारत के लिए गहरी राजनीतिक और कूटनीतिक चुनौतियां पैदा कर सकती है। शेख हसीना इस समय भारत की राजधानी दिल्ली में निर्वासित जीवन जी रही हैं। बांग्लादेश की सरकार ने औपचारिक रूप से भारत से उन्हें सौंपने यानी प्रत्यार्पित करने के लिए कहा। हालांकि विश्लेषक ये भी मानते हैं कि प्रत्यर्पण को लेकर भारत का रुख स्पष्ट है और शायद ऐसी स्थिति न आए कि भारत को शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपने पर मजबूर होना पड़े। हालांकि भारत के सामने बांग्लादेश की अदालत का शेख हसीना को मौत की सजा देने का ये निर्णय कानूनी, राजनीतिक और क्षेत्रीय हितों के संदर्भ में अहम सवाल भी पैदा कर रहा है। शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद देश भर में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार फैसले के बाद 24 घंटों के अंदर देश के अलग अलग हिस्सों से कम 1649 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फैसले के विरोध में कई जगहों पर तोड़फोड़ हुई। इसके अलावा 40 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और कई इलाकों में अब कॉकटेल बम भी फोड़े जा रहे हैं। ताज़ा हालातों के बारे में आपको हम बता रहे हैं क्योंकि शेख हसीना के इस फैसले पर अब बांग्लादेश में कड़े विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। सोमवार को ही बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुना दी। इस आरोप को पिछले साल जुलाई में प्रदर्शनों से जोड़ा गया। अदालत ने हसीना के 2 करीबी सहयोगियों को भी दोषी ठहराया है। पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल को मौत की सजा दी गई है, जबकि पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल मामून, जिन्होंने सरकारी गवाह बनने पर सहमति दी थी, उनको 5 साल की जेल हुई है। पुलिस मुख्यालय के मीडिया विंग ने जारी जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटों में सुरक्षा एजेंसियों ने 10 हथियार और कई किलो बारूद, गोलियां और कॉकटेल बम बरामद किए। इसके अलावा ढाका महानगर में भी पुलिस की डायरेक्टिव ब्रांच ने अलग अलग छापों के दौरान सत्तारूढ़ आवामी लीग के 5 और नेताओं तथा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ऐसे अभियान लगातार अब जारी रहेंगे ताकि किसी भी संभावित तोड़फोड़, अचानक जुलूस या राजनीतिक गतिविधि को रोका जा सके जो राजधानी की कानून व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। सोमवार को फैसला आने के बाद ढाका के प्रसिद्ध इलाके घनमंडी 32 में हिंसा भड़क उठी थी। यहाँ झड़पें इतनी खतरनाक थी कि पूरा इलाका जंग के मैदान जैसा दिखने लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन झड़पों में सुरक्षा कर्मियों समेत करीब 50 लोग घायल हुए। घनमंडी 32 वही स्थान है जहां बांग्लादेश के संस्थापक और शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान का घर भी है। उधर प्रदर्शनकारियों ने कई हाईवे जाम किए और सुरक्षा बलों से भिड़ गए। राजधानी ढाका सहित कई इलाकों में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। बांग्लादेश की अदालत के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय और मानवाधिकार संगठनों ने स्पष्ट कहा कि आईसीटी में चला मुकदमा अंतर्राष्ट्रीय न्याय के मानकों को पूरा नहीं करता। अपने एक बयान में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की प्रवक्ता रवीना शामदासानी ने कहा कि बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री के खिलाफ दिए गए फैसले पिछले साल विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए दमन और गंभीर उल्लंघनों के पीड़ितों के लिए एक अहम पहल है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने मौत की सजा का विरोध किया। अब बांग्लादेश की मौजूदा अंतरिम सरकार ने इसी न्यायाधिकरण में शेख हसीना और उनके सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा चलाया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि ये मुकदमा न ही न्याय संगत है और न ही निष्पक्ष। विश्लेषक मान रहे हैं कि भारत इस मुकदमे की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताकर शेख हसीना के प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है।